नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। होली के दिन की ढेरों शुभकामनाएं आप सबको। लेकिन देखिए, राजनीति के नजरिए से देखिए तो यही होली कुछ लोगों के लिए रंग बिरंगी है तो कुछ पार्टियों के लिए बदरंग हो गई है। मेरे पीछे ये तमाम तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, के कविता, बहुत सारे ऐसी पार्टियों के नेता हैं जो फिलहाल जेल के पीछे ही है। इधर दूसरी अन्य पार्टियों पर आइएगा तो हेमंत सोरेन से लेकर बहुत सारे ऐसे नाम आ जाएंगे सामने जिन्होंने एक के बाद एक तमाम आरोपों में उनको अब जेल की सलाखों के पीछे ये होली बितानी पड़ रही है। बहरहाल इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि विपक्ष बार बार आरोप लगाता है कि एजेंसी इसका दुरुपयोग करके सरकार जानबूझकर लोकसभा चुनावों के पहले टारगेट कर रही है राजनीतिक पार्टियों को। तो दूसरी तरफ बीजेपी है जो ये कहती है पीएम ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, जिसने खाया है सबको जेल जाना ही होगा। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट। शराब घोटाले के आरोपों से जुड़ी जांच की आंच आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई। ईडी के मुताबिक शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। यानी जांच के चक्रव्यूह में अरविंद केजरीवाल पूरी तरह फंस चुके हैं। आरोप के मुताबिक घोटाले में हर किरदार का अपना रोल था। सबसे बड़ी भूमिका केजरीवाल ने निभाई। शराब कारोबारियों से डील करके आबकारी नीति का ड्राफ्ट तैयार करवाया। ईडी की माने तो शराब घोटाले के सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। यानी केजरीवाल ने ही घोटाले की पूरी स्क्रिप्ट लिखी। आरोप के अनुसार केजरीवाल के खिलाफ 100 करोड़ की डर्टी डील के बदले आबकारी नीति बनाने और लागू करने के पुख्ता सबूत हैं। केजरीवाल ने आबकारी नीति बनाने से पहले शराब कारोबार से जुड़ी लॉबी से डील की। डील के तहत आबकारी नीति में कारोबारियों को सीधे फायदा पहुंचाने के प्रावधान डाले गए। आरोप के मुताबिक घोटाले को अरविंद केजरीवाल ने तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता की मदद से अंजाम दिया। शराब नीति के बदले अरविंद केजरीवाल को 100 करोड़ की घूस मिली। केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास कविता के कर्मचारी की गवाही है। रिश्वत देने वाले सांसद श्रीनिवासुलु रेड्डी के बयान हैं। घोटाले के आरोपी एक बड़े शराब कारोबारी से डील को लेकर केजरीवाल की वीडियो कॉलिंग के जरिए हुई बातचीत का भी सबूत है। आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा साहब जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो जुड़ रहे हैं। राधिका खेड़ा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रियंका कक्कड़ जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की हमारे साथ जुड़ रही हैं। धीरेन्द्र कुमार जी प्रवक्ता एलजेपीआर के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर यहां पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है प्रियंका जी कि जेल से आखिर क्यों सरकार चलाने पर अरविंद केजरीवाल फोकस कर रहे हैं, क्योंकि नैतिकता के आधार पर जितने मुख्यमंत्री इससे पहले भी हुआ है, लालू प्रसाद यादव हो, हेमंत सोरेन, सबने इस्तीफा दे दिया। अब बीजेपी इसी को सबसे बड़ा मुद्दा बना रही है, वो दबाव बना रही है कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। जैसे उन्होंने पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का या सत्येंद्र जैन का, जो अन्य मंत्री पहले थे जो अब सब जेल में है, उन सबसे इस्तीफा लिया था। तो खुद के लिए अलग पैमाना क्यों? अंजना जी सभी को नमस्ते। अंजना जी, हम कब तक इनके प्रेशर में बकल करते रहे? ये अगर एक पीएमएलए इन्होंने कानून बना दिया जिसमें ऐसे संशोधन कर दिए कि आपको अनंत काल तक जेल में रख सकते हैं बिना सबूत के, कि उसमें जब तक ईडी कोर्ट के आगे जाके ये नहीं कहेगी कि उनसे फाइलें खो गई, जैसे छगन भुजबल के केस में कहा या अजीत पवार के केस में कहा कि कैसे फाइलें बंद कर दो, या जैसे सपना गावली के केस में 5 ईडी के सम्मन आने के बाद केस बंद हो गया क्योंकि वो भाजपा में शामिल हो गई। तो जब तक इनकी ईडी ऐसा नहीं करेगी तब तक पीएमएलए कानून के तहत कोर्ट भी बेल नहीं दे पाएगा। तो हम इनके प्रेशर में बकल क्यों हो? और संविधान में, कानून में कहीं भी कोई आपत्ति नहीं है, हम जेल से चला सकते हैं सरकार। अभी भी हमारे जो मंत्री अंदर है, फॉर एग्जाम्पल संजय सिंह जी, उनको भी बकायदा हम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सारा काम हो रहा है, उनका हम सारा विजन लेते हैं। पर एक बात बड़ी जरूरी है, आज जो तथ्य हमारे सामने अब हैं जो पहले नहीं थे, कि भाजपा ने ईडी द्वारा, अपने वसूली गैंग द्वारा हम वसूली करवाई शरद चंद्र रेड्डी, जिनके बयान के बिहाफ पे रिमांड में भेजा गया है अरविंद केजरीवाल जी को, वो शरद चंद्र रेड्डी ने 60 करोड़ की चंदा दिया अरेस्ट होने के बाद,
और शरद चंद्र रेड्डी कोर्ट भी गए, बोला कि ईडी मुझसे जबरदस्ती बयान लेना चाहती है, वो कहवाना चाहती है कि अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ लिए मेरे से, बट ऐसा कुछ है नहीं। फिर उनको जेल हो गई, जेल होने के बाद 60 करोड़ भाजपा को जब वसूली दे दी, जब वो दोबारा कोर्ट के आगे गए तो ईडी ने कहा इनकी बैक में बड़ा दर्द रहता है, इनको बेल दे देते हैं। तो ऐसे उनको बेल मिली और फिर वो अप्रूवर बन गए हमारे खिलाफ। पैसे खा रही है भाजपा, ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्ट करप्ट पार्टी है, गुंडे मवालियों की पार्टी आज संसद में बैठी है, हमारे सत्ता में बैठी है। ये बड़ा डेंजरस है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, ये डेंजरस है हमारे फ्यूचर जनरेशंस के लिए, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ देश को खोखला करके अपनी जेबें भरना है। ठीक है, मैं इसका जवाब उनसे लूंगी जो आप लोग लगातार तमाम विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा आपसे सवाल है। मान लीजिए कोई अर्जेंट इशू आता है दिल्ली से रिलेटेड और मुख्यमंत्री उस समय जेल के अंदर है और फौरन उनसे नहीं कांटेक्ट हो पाता है, ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या आप लोगों ने सोचा है, क्या ये एक पॉलिटिकल गिमिक नहीं है? ईमानदारी से जवाब दीजिए, क्योंकि आप लोग ईमानदारी की बात करते हैं। क्या ये पॉलिटिकल गिमिक नहीं है कि जेल में भी रहते हुए सरकार में ही चला? अच्छा, अर्जेंट मैटर में क्या होगा? देखिए, ईमानदारी से जवाब देना है तो हमारे पास 62 विधायक हैं जिनकी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो अपना काम करते हैं। ईमानदारी से जवाब देना है तो उनके ऊपर एक कैबिनेट रहता है, मंत्री डिसीजन लेते हैं। और ईमानदारी से जवाब देना है तो एलजी भी बैठे हैं। तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो सारी शराब घोटाला इन्होंने रचा है ना अंजना जी, इस पॉलिसी के ऊपर एलजी के भी हस्ताक्षर थे, इस पॉलिसी के ऊपर फाइनेंस सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी के भी हस्ताक्षर थे। तो उनसे तो कोई सवाल जवाब हो नहीं रहा। उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो साफ सुथरे हैं। उनके आगे तो प्रमाण आ गए कि 60 करोड़ भाजपा को मिला, तभी जाके बेल हुई शरद चंद्र रेड्डी की, तभी वो अप्रूवर बने, तभी सरकारी गवाह बने। जवाब तो दीजिए, इनके दबाव में थोड़ी आ जाएंगे हम। ये तो कानूनी बदल। जवाब दीजिए, चुनाव करीब है, एक एक करके 2 मुख्यमंत्री तो अब हो ही गए जिनको आपने अरेस्ट कर लिया है। विपक्ष का आरोप है महुआ मोइत्रा हो, उन पर लगातार रेड्स हो रही हैं। इधर कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि उनके अकाउंट्स को हालांकि लेन में रखा गया है 115 करोड़, इनकम टैक्स के जरिए उनके सीधे अकाउंट्स को टारगेट हो रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ट्रेन तक के टिकट खरीदने के पैसे नहीं है पार्टी के पास। क्या विपक्षी पार्टियों को अपनी एजेंसियों के जरिए आप चुनाव के एन पहले टारगेट कर रहे हैं? तो मैं आपको एक एक करके आपके सारे सवालों के जवाब देता हूं। अंजना जी, सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो अभी कहा गया आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता द्वारा कि जी हमें तो अनलिमिटेड देर तक जेल में रख रहे हैं। जी, आपको ईडी पे विश्वास नहीं है, ठीक है, आपको सीबीआई पे भी नहीं है, ठीक है, आपको बीजेपी तो होगा भी नहीं, पर मैं आपको 10 जजेस, 10 जिसमें 4 सुप्रीम कोर्ट के हैं, 2 हाई कोर्ट के हैं, 3 लोअर कोर्ट के हैं, इनके जरा पढ़ के सुनाने लगूंगा, 1-1 मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा। अरविंद केजरीवाल जी की बेल मैटर पे कहा जस्टिस सुरेश कुमार कैंथ और जस्टिस मनोज जैन ने, वी हैव हर्ड आर्गुमेंट्स ऑन द प्रेजेंट एप्लीकेशन फ्रॉम बोथ साइड्स एट लेंथ, हाउएवर एट दिस स्टेज वी आर नॉट इंक्लाइंड टू ग्रांट एनी इंटर्म रिलीफ टू द एप्लीकेंट पिटिशनर व्हिच इज अरविंद केजरीवाल। हमने पूरे सुने हैं आर्गुमेंट, हम इनको कोई रिलीफ नहीं दे सकते। स्पेशल जज M.K. नकपाल साहब ने सीबीआई जज ने क्या बोला मनीष सिसोदिया जी के बारे में? Sisodia has played a most vital role in criminal conspiracy and has deeply involved in a formulation of well implementation of said policy. दिनेश कुमार जी हाई कोर्ट के स्पेशल जज साहब ने क्या बोला? The court has observed the allegations are very serious in nature, bail rejected. जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने क्या कहा? One aspect regard to transfer of money of 338 crore is tentatively established. We dismiss the bail. उसके बाद कुलेटिव एप्लीकेशन लगाई गई, उसमें चंद्रचूड़ साहब बैठे थे, संजीव खन्ना जी बैठे थे, जस्टिस BR गवई बैठे थे, जस्टिस SVN भाटी बैठे थे। उन्होंने कहा जो सत्येंद्र जैन जी के प्रति में आपका कोई केस नहीं बनता बेल का, सेड नो केस इज मेड आउट ऑफ बेल, चाहिए रिजेक्टेड। अब आगे संजय सिंह जी के बारे में M.K. नागपाल जी ने बोला, इन द व्यू ऑफ द डिस्कशन कंसीडरिंग द ऑरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस in entirely which has collected against the applicant during investigation placed on record, the court is of primacy that view of the case against applicant genuine. The case against applicant is genuine, and the said evidence and material shows involvement of applicant in commission of alleged offense of money laundering. The court noted and rejected the bail. ये नागपाल साहब ने कहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा? माननीय जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा जी ने, इन व्यू ऑफ द मटेरियल अगेंस्ट संजय सिंह including the statement of approver and the witness, relief cannot be given at this stage. सारे जज गलत हैं, हाई कोर्ट गलत है, लोअर कोर्ट गलत है, सुप्रीम कोर्ट गलत है, ईडी गलत है, सीबीआई गलत है, कौन ठीक है जी? अरविंद केजरीवाल जी जो कहें वही सच है। अगली बात, अब बात आ गई, इन्होंने कहा एलजी को इन्वॉल्व क्यों नहीं किया? जब पॉलिसी बनाई थी, अरविंद केजरीवाल जी कहते थे हमारी पॉलिसी है
हमने ये पॉलिसी बनाई। अरविंद केजरीवाल जी विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं दिल्ली का मालिक कौन है, दिल्ली का मालिक मैं हूं। मैं जब पॉलिसी बनाई तो दिल्ली का मालिक मैं हूं। जब कहते थे कि इससे 10,000 करोड़ का लाभ होगा तब अरविंद केजरीवाल जी थे। और जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पॉलिसी रद्द किसने की? मनीष सिसोदिया जी ने। कहा हम आज पॉलिसी रद्द कर रहे हैं, अगर अच्छी थी तो रद्द क्यों की? और लास्ट आपने पूछा जेल से चलाने की। जेल से क्रिमिनल गैंग चलाते हैं, गैंगस्टर्स अपने गैंग चलाते हैं, एक्सटॉर्शनर अपने गैंग चलाते हैं। ये पहली बार सुन रहे हो। और अंजना जी मैं आपको लीगली भी बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए, किसी भी जो जेल के अंदर मुजरिम होता है उसको कोई डॉक्यूमेंट साइन करने का अधिकार नहीं होता। वो जब भी कोई डॉक्यूमेंट साइन करता है जेलर उसकी परमिशन देता है, वो पढ़ता है। पहली बात है सीक्रेसी ऑफ एक्ट के तहत कोई डॉक्यूमेंट अरविंद केजरीवाल जी साइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि जेल के अंदर कोई डॉक्यूमेंट आप अपनी मर्जी साइन नहीं करते, जेलर देखता है फिर वो डॉक्यूमेंट साइन होता है। और लास्ट में बॉन्ड की बात की, मैं बॉन्ड का जवाब भी दे दूं एक सेकंड में। नहीं, मैं वापस आती हूँ उस पर जवाब दीजिएगा, क्योंकि फिर बाकियों के पास मैं जा नहीं पाऊंगी। राधिका खेड़ा जी, चाहे वो संजय निरुपम हो जिन्होंने ट्वीट करके ये कहा कि इस्तीफा देना चाहिए उन्हें, या फिर पंजाब के आपके नेता जिसमें लगभग 2 फाड़ हो गया है, कुछ लोग चुप है लेकिन बाकी लोग समर्थन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक्शन का, आपकी पार्टी का इस पर स्टैंड क्या है? क्या आपको भी लगता है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए अरेस्ट के बाद? क्या स्टैंड है? अंजना जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को, सभी पैनलिस्ट को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अफसोस ये होली उतनी जिसे कहते हैं ना, उम्मीद करते हैं कि ये होली अपने साथ बुराई का अंत करेगी, नष्ट करेगी बुराई को। और जो बुराई समाज में चल रही है, इस देश में चल रही है, जिस तरीके से हमारे देश में आज जो समय है ना, वो इंग्लिश में कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड इज अ मिथ इन इंडियाज डेमोक्रेसी टुडे। क्योंकि जिस तरीके से एक तानाशाह डर के काम कर रहे हैं, देखिए डर ही तो है ना कि 2 मुख्यमंत्रियों को आपने गिरफ्तार कर लिया, कांग्रेस पार्टी के आपने अकाउंट्स फ्रीज कर लिए। लेवल प्लेइंग फील्ड तो है नहीं। अगर मोदी जी को और उनकी टीम को, उनके सभी मंत्रियों को अपने काम के ऊपर विश्वास है, मोदी जी ने 10 साल में तो विश्व गुरु बना दिया जी, सॉरी वसूली गुरु खुद बन गए, विश्व गुरु बनाने की क्लेम करी। तो ये 10 साल में अगर इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं तो उनको 2 मुख्यमंत्रियों को अरेस्ट क्यों करना पड़ रहा है? उनको कांग्रेस पार्टी के अकाउंट क्यों फ्रीज करने पड़े हैं? आइए ना, काम के ऊपर वोट मांगिए, काम के ऊपर चर्चा करते हैं। इतना डर क्यों है कि जो पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं इंडिया गठबंधन से? खौफ तो देखिए बिल्कुल सामने आ गया। अब बात आती है कि केजरीवाल साहब को क्या इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इनकी पार्टी आपस में तय करे इनको क्या करना है क्या नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के बतौर प्रवक्ता होने के नाते मैं फिर एक बात दोहराऊंगी कि मोदी जी को डरना नहीं चाहिए। राहुल जी बार बार कहते हैं डरिए मत, आपने इतना अच्छा काम किया है, आपने बड़ी बड़ी बातें कही हैं, 10 साल से जो देश को जुमले देते हैं वो तो मोदी जी ने पूरे कर दिए ना। 2 करोड़ रोजगार हो, डॉलर रुपया बराबर करना हो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करना हो, बेटियों की सुरक्षा हो, जब ये सारे काम कर दिए हैं तो आइए काम पे चर्चा करते हैं। बात यह है कि इतने डरे हुए लोग हैं, वो जानते हैं बेटियों पे बात आएगी तो संदीप उनका मंत्री हरियाणा का वो सामने आएगा, ब्रिजभूषण शरण सामने आएगा, उत्तर प्रदेश में आए दिन जो हालात है, अभी 2 छोटे बच्चों को भी मार दिया गया, क्राइम के भी जो हालात है वो सब सामने आएंगे। आज ही की खबर है, आज अगर आप रुपया देखेंगे सबसे लोएस्ट, आज रुपया सबसे गड़बड़ हालत पूरे टाइम में अगर रही है तो आज अखबारों में आई है। आप देखिए कि पेट्रोल डीजल के दाम 100 के पार पूरे देश में। और जब बारी आती है ना, खुद पे तो साहब ने अपने झोले में 6,000 करोड़ भर लिए, पर जनता को क्या दिया? जस्ट चुनाव के पहले जी 2 रुपए पेट्रोल डीजल में कम कर दिया। जनता को ये भिखारी समझते हैं। तो ये बात तो तय है कि मोदी जी एक डरपोक शासक है और उनको अपने कामों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। फिर कहती हूं कि उनको इस्तीफा देना है, नहीं देना है, कैसे करना है, क्या संवैधानिक उनकी ढांचा है, कैसा चलेगा, ये आम आदमी पार्टी अपने आप तय करे। लेकिन मैं उम्मीद करती हूं, क्योंकि जिस तरीके से वो संविधान की रक्षा करने के लिए इंडिया गठबंधन में साथ जुड़े हैं, जिस तरीके से न्याय के लिए इंडिया गठबंधन में साथ जुड़े, जिस तरीके से देश की डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए इंडिया गठबंधन में साथ जुड़े, तो डेमोक्रेसी को सबसे ऊपर रखते हुए, देश के संविधान को सबसे ऊपर रखते हुए ये लोग तय करेंगे कि क्या करने वाले, आगे का नतीजा होगा। और एक बात मैं और बोलना चाहूंगी कि मोदी जी ने सिर्फ ईडी, सीबीआई और ये नहीं, इलेक्शन कमीशन को भी आप देखिए, कोई भी संवैधानिक एजेंसी हो उसको अपना, कहते हैं ना कि अपना एक जानवर पालतू कुत्ता बना के रखते हैं। जिसको कहते हैं उसको जाके भौंकते हैं, जिसको कहते हैं उसको जाके काटते हैं। और यहां तक नहीं, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ भी ऐसा किया हुआ है। डराएंगे, धमकाएंगे, जेल में डालने की धमकी करेंगे। हर जगह ऐसे हालात हुए हैं, पूरी की पूरी सरकारें गिरा रहे हैं।
बहुत ही तानाशाह तरीके से इस देश को चलाया जा रहा है। और उम्मीद थी हमें, बात करते थे कि ठीक है, मैं एक रिस्पॉन्स ले लेती हूँ आपकी बात का राधिका जी। इलेक्शन कमीशन से लेकर हर एजेंसी को लेकर शायद उनको आवाज नहीं जा रही है, रिकनेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन राधिका जी आपकी बातों पर अब जवाब ले लेते हैं। सिरसा साहब एक जवाब दीजिए, उसके बाद मैं अन्य मेहमानों के पास जा रही हूँ। हर मुद्दे पर उनका ये कहना है कि आपने एजेंसीज को देश में अपने हाथ का खिलौना बनाया है, ये उनका आरोप। नहीं, खिलौना नहीं कहा, उन्होंने कहा कुत्ता। मैं बताना लगू वर्ड कहना चाहता हूँ। इलेक्शन कमीशन को कुत्ता कहना मुझे लगता ठीक नहीं था ना, लेकिन मैं समझता हूँ कि देखिए कहीं ना कहीं आपको मर्यादा रखनी चाहिए। आप कांग्रेस पार्टी में काम करते हैं, पता वहां मर्यादा नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को और ईडी को, सीबीआई, आप इस तरह के वर्ड यूज करें और वो भी इलेक्शन कमीशन जैसी, चलो आपकी मर्जी। लेकिन मैं आपको जवाब देता हूँ उनकी सभी बातों का। पहले उन्होंने इलेक्शन बॉन्ड की, दोनों ने बात की। हैरानगी इस बात की है, मतलब हंसी भी आती है, 20,000 करोड़ रुपया इकट्ठा इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में हुआ। अभी तक इलेक्शन बॉन्ड्स का अमाउंट है 20,000 करोड़ रुपया। जो रूलिंग पार्टी है देश की, जिसकी 23 सूबों में पार्टी है, 1.5 दर्जन से ज्यादा में सरकार है, देश में 10 साल से सरकार है, 303 मेंबर पार्लियामेंट है, उसको कुल मिला है 6,000 करोड़ रुपया। 6,000 करोड़। 14,000 करोड़ किसको मिला है? जो विपक्ष में शोर मचा रहे हैं, जो इंडिया अलायंस है, और उसमें से भी 1,600 करोड़ रुपया तो केवल और केवल ममता जी को, जिनकी एक स्टेट में सरकार है। 1,600 करोड़ रुपया एक स्टेट में सरकार, 1,600 करोड़। कांग्रेस को 1,400 करोड़। और अगर ये गलत पैसा है तो फिर ये तो आप माने ना कि कांग्रेस से बड़ा भ्रष्ट कोई नहीं, जिन्होंने 14,000 करोड़ रुपया लिया। 14,000 करोड़ रुपया इंडिया अलायंस के लोगों को मिला है। दूसरी बात, इनका तो विश्वास ही नहीं है। मैंने आपसे सभी जजेस के नाम लेके बताया। मैंने तो कहा ईडी को गलत मान लीजिए, सीबीआई को मान लीजिए, हमें तो बिल्कुल मानिए ही मानिए, लेकिन फिर ये तो बता दीजिए, ये जो बातें आप इन अंजना जी के शो पे आके बोल रहे हैं, ये बातें क्या सुप्रीम कोर्ट में बताना भूल जाते हैं? क्या ये बातें हाई कोर्ट में बताना भूल जाते हैं कि सबूत ही नहीं है, सबूत ही नहीं है? तो जब कल उनको गिरफ्तारी के बाद उनकी जुडिशियल कस्टडी, ईडी कस्टडी में भेजा गया, तो बिना सबूतों के भेजा गया। आपको लगता है सफेद कागज दिए थे जज साहब? ये सफेद कागज है, बस इन्हीं को सबूत मांग लो, हमारे पास कागज कोई नहीं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब कहा गया सरकारी गवाह। सरकारी गवाह कौन है अंजना जी? आपने तवज्जो नहीं दी इस बात पे। सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा हैं, जो केजरीवाल जी के परिवार के सदस्य आते, जिनके जन्मदिन पे और एनिवर्सरी पे मिसिस केजरीवाल जी और केजरीवाल जी जाके फोटो खिंचवाते थे। दिनेश अरोड़ा जी हैं जिन्होंने अपने बयानों में बताया 25 करोड़ यहां से उठा के केजरीवाल जी को दिया, 35 करोड़ यहां से उठा के केजरीवाल जी को दिया, 10 करोड़ यहां से उठा के केजरीवाल जी को दिया, 100 करोड़ उठा के यहां से गोवा भेजा। हम नहीं कह रहे, दिनेश अरोड़ा उनके परिवार का सदस्य बता रहे हैं। और दूसरा गवाह कौन है इसके अंदर? जिनका नाम है मंगुंटा, जो मेंबर पार्लियामेंट के बेटे हैं, जिनको शराब का काम अरविंद केजरीवाल जी ने दिया था, किसी और ने नहीं। अरविंद केजरीवाल जी ने शराब का काम दिया, वही गवाह हैं। और तीसरे आप बता रहे हैं शरद हैं, जो आप अरविंदो के मालिक बता रहे हैं, जिन्होंने जो आपके खिलाफ सरकारी गवाह हैं, उन सबके नाम बताइए ना। लोगों को बताइए कि दिनेश अरोड़ा आपके परिवार का सदस्य था, वही सरकारी गवाह बनके वही आपके भेद खोला है। घर के भेद किसने खोले? घर के भेद आप ही के, घर के भेद आप ही के लोगों ने खोले, किसी बाहर के आदमी ने नहीं खोले। ठीक है, प्रियंका जी को शायद रिकनेक्ट करना पड़ रहा है। संगीत रागी जी आपके पास और धीरेन्द्र जी के पास जाते हैं। इसमें पॉलिटिकली फायदा किसको होगा? देखिए, क्योंकि एक दिल्ली की सच्चाई रागी साहब ये है कि लोकसभा चुनाव में तो सारी की सारी सीटें दिल्ली दे देती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन विधानसभा चुनाव में थंपिंग मेजॉरिटी आम आदमी पार्टी को मिलती है और वो सरकार बनाते हैं। ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता बतौर सीएम नकारा जा सकता है दिल्ली में? कहीं इसका उल्टा असर तो नहीं पड़ जाएगा बीजेपी के प्रोस्पेक्ट्स को चुनाव में इस बार? अंजना जी, भ्रष्टाचार के मुद्दे को राजनीतिक लोकप्रियता और राजनीतिक अलोकप्रियता के पैमाने पर नहीं आंका जाना चाहिए। ये हैरानी हो रही है कि अरविंद केजरीवाल जिस राजनीति की गंदगी को साफ करने के लिए राजनीति में आए थे, आज उनके राजनीतिक मूल्यबोध की सीमा इतनी गिर गई है कि वो कह रहे हैं कि हम जेल से चला सकते हैं। मदन लाल खुराना का नाम एक डायरी में आया था। उमा भारती का एक नॉन अवेलेबल एक वारंट जारी हुआ था कर्नाटक के हुबली मामले में, और उन दोनों ने तत्काल इस्तीफा दे दिया था। लाल कृष्ण आडवाणी का एक डायरी में नाम आया था। पवन बंसल कांग्रेस के ही नेता थे, सीबीआई ने बस उनको, सीबीआई डायरेक्टर ने पूछताछ के लिए उनको बुलाया था, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। अरविंद केजरीवाल जो इतने बड़े मान करके चलते थे कि राजनीति में दिखाते थे कि अरे सोनिया गांधी को अरेस्ट क्यों नहीं कर लेते, राहुल गांधी को अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता, आज वो इस स्तर पर गिर गए हैं कि जैसे एक हम लोग फिल्मी डायलॉग में डॉन बोला करता था, जेल की सलाखें हमें
रोक नहीं सकती है, हम जेल की सलाखें तोड़ करके बाहर निकल जाएंगे। ये डायलॉग एक मुख्यमंत्री से प्रियंका वो भी- खरगे। मैं 2-3 और बातें कर देना चाहता हूं। देखिए, जल्दी शरद रेड्डी की बात में जाए आई, जल्दी, देखिए अरविंद वर्मा और शरद रेड्डी दोनों के बीच में अंतर करना चाहिए। जो अपराध में, संगीन अपराध में जो जेल में है, जो बाद में ये बने हैं, वो शरद रेड्डी है। अरविंद वर्मा ने दिया है। तीसरी बात, देखिए जहां भी चुनावी बॉन्ड होता है या कहीं भी पैसा मिलता है, जो पार्टी सत्ता पक्ष में होती है उसको हमेशा ज्यादा मिलता है। यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि बंगाल में टीएमसी को मिला है, बीजू जनता दल को मिला है, टीआरएस को मिला, बीआरएस को मिला है, डीएमके को मिला है। तो ये तो मुद्दा है ही नहीं। महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि अरविंद केजरीवाल इस शराब घोटाले में सम्मिलित हैं या नहीं है। हाईकोर्ट ने पेपर देखने के बाद ईडी को कहा कि आपने अरेस्ट इनको क्यों नहीं कर रहे हैं, आप इनको क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं। तो यहीं पर उनकी जो सारी नैतिकता के तकाजे थे वहीं खत्म हो जाते हैं, सारे विमर्श बंद हो जाते हैं। और ये कहना कि सारी एजेंसियां ही दुरुपयोग करती हैं, आप तुलना कर लीजिएगा जिन जिन पार्टियों के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ आज चल रहे, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो बीजू जनता दल का हो, चाहे किसे, यूपीए की सरकार में भी ईडी और सीबीआई ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है या नहीं की है? ठीक है, सबने किया, उनके खिलाफ क्या है। एक बात बस 10 सेकंड खत्म कर रहा हूं। हाँ। नरेंद्र मोदी ने जो भी राजनीतिक रसूख वाले लोग थे जिन पर पहले हाथ नहीं रखा जाता था, नरेंद्र मोदी ने हाथ रखा है और ये राजनीति के लिए शुभ संकेत है। और मेरे पास नंबर्स है प्रियंका जी, ईडी की कार्रवाई क्योंकि ईडी की कार्रवाई में मोदी सरकार हो, यूपीए सरकार हो, टीएमसी पर अगर 19 बार ईडी ने कार्रवाई की है तो यूपीए सरकार में 7 बार टीएमसी पर कार्रवाई हुई, डीएमके पर 6 बार मोदी सरकार में तो 4 बार यूपीए सरकार में, बीएसपी पर 5 बार मोदी सरकार में तो 2 बार यूपीए सरकार में। तो क्षेत्रीय दलों पर ईडी की कार्रवाई कोई नई बात नहीं है, लेकिन 3-4 आरोप आप पर लगे हैं। बीच में आप डिस्कनेक्ट भी हो गई थी, सिरसा साहब ने भी हमला किया था, सबका जवाब दीजिए प्रियंका। तो संगीत रागे जी ने बाकी चीजें तो जब बोली उससे बहुत क्लियर हो गया कि इनको कानून की जानकारी कम है, बट इट्स ओके, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि सबको कानून समझ आए, उनकी गलती नहीं है। बट एंड में वो सही बात बोल गए कि नरेंद्र मोदी जी ने सारे भ्रष्टाचारियों को सर पे हाथ रखा हुआ है और सबको वो अपनी पार्टी में ले आए हैं, चाहे वो हिमंत बिस्वा शर्मा हो, व्यापम स्कैम हो, वाटर लुई स्कैम हो, अनगिनत स्कैम, नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, सारे स्कैमस्टर, आदर्श स्कैम, सब भाजपा में आ गए हैं। अब अजीत पवार, उनकी फाइल भी बंद हो गई, सारे लोग भाजपा में आ गए। मैं दोबारा से शरद चंद्र रेड्डी की एक आपको बहुत, मेरे को जरूरी है ये क्लैरिटी क्योंकि दर्शकों को पता होना चाहिए। शरद चंद्र रेड्डी ने 9 नवंबर को बोला, जब उनको पकड़ा गया, कि मैंने कोई पैसा नहीं दिया ईडी को, अरविंद केजरीवाल जी को। उनको अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद वो फिर कोर्ट भी गए। कोर्ट में उन्होंने कहा कि मेरे पे दबाव है कि मैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दे दूं, पर मैं कैसे दूं क्योंकि मैंने कोई पैसा नहीं दिया। उनकी बेल रिजेक्ट कर दी। ईडी ने कहा फर्दर इन्वेस्टिगेशन नीडेड, बेल रिजेक्टेड। उसके बाद 6 महीने हो गए जेल में, तब जाकर 60 करोड़ दिया प्रधानमंत्री मोदी को। उसके बाद वो अप्रूवर टर्न हुए, उसके बाद बेल मिली, सरकारी गवाह बनने के बाद, बहुत सारे महीनों के बाद। अब उनको कल परसों याद आ गया कि हाँ 100 करोड़ अरविंद केजरीवाल जी को दिया था। तो ये एक प्रॉपर चैनल दिख रहा है, प्रॉपर कनेक्शन दिख रहा है, और मैं आपको आश्वस्त करती हूं कि कोर्ट इस पे हेवीली कम डाउन होगा। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी की करप्शन पकड़ी गई है कागजों में, जवाब तो देना पड़ेगा। दूसरी चीज, सिरसा जी के टाइम मेरी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो मुझे पता नहीं उन्होंने क्या आरोप लगाए, बट मैं आपको ये एक और बड़ा सनसनीखेज खुलासा है ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए वो ये कह रहे हैं, ठीक है प्रियंका जी, वो ये कह रहे हैं कि जेल के अंदर से वो सरकार चला ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो उन्हें रोकता है सीएम बने रहने से, उनको इस्तीफा नहीं देना है। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो अंदर से दस्तखत कैसे करेंगे, क्योंकि कोई अगर बीच में व्यक्ति होगा जो पेपर लेके जाएगा तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को वो डिफाई करेंगे। इंपॉर्टेंट फैसले वो कैसे लेंगे जेल के अंदर से, ये वो पूछे। ऐसा कुछ नहीं है।
जनहित के फैसले, जनहित की स्कीम्स पब्लिक होती है, ऐसा कोई सीक्रेट एक्ट वाला नहीं लगेगा इसमें, आप टेंशन मत लीजिए सिरसा जी। और अगर आपको इतनी कानून की जानकारी है तो मेरा सिरसा जी से एक सवाल है कि जब इन्वेस्टिगेशन, एक सेकंड सर सुनिए ना, सुनिए ना, हाँ, सुकेश चंद्रशेखर जिसकी आप बात मानते हैं, वो गैंगस्टर ही तो है। सुकेश आपने आप खुद ही उसकी नाम बात ले दिया, सुनते हैं सुकेश का ना, नाम आपको ले तो दिया, उसी की वहाँ बात बैठ समझ के आती फ्रॉड है, किया, जेल में उन्हीं की अच्छा बात किया, समझ आपने आती उसका है। नाम ही ले दिया, आप क्योंकि उसी ने जेल में बैठ के फ्रॉड किए थे। बंगारू जेल में से वो लोग फ्रॉड करते मेरे को हैं, जेल में से सरकार नहीं चलती। सिरसा जी एक जवाब दीजिए ना। सुनिए, तो वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जेल के अंदर से सरकार चल ही नहीं सकती, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो डिफाई होगा, कई तरीके की मुश्किलें आएंगी। उस पर जवाब दीजिए प्लीज, एक दूसरे पर मत हमला कीजिएगा प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। अंजना जी, प्रियंका जी, अंजना जी, ये ना ये परसेप्शन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इनको इलेक्टोरल बॉन्ड से, जो एक बहुत स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा घोटाला है, उससे नजर हटानी है, क्योंकि उसमें यह तक सामने आया कि मोदी जी ने कंपनियों से पैसे लिए और फिर रूल और लॉ बदल दिए ताकि उन कंपनियों को धंधा मिल पाए। ये इतने बड़े लेवल का स्कैम हुआ है हमारे देश में, इसलिए ये ऐसी बातें फैला रहे हैं जो इनकॉन्सिक्वेंशियल है। मेरा सिरसा जी से और भाजपाइयों से एक सवाल और है कि ऐसा कैसा कानून है पीएमएलए का कि हमारे से अगर चवन्नी रिकवर नहीं हुई, इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है, तो हमारे नेता 2-2 साल तक जेल में हैं और उनको बेल नहीं मिल रही। इसका मतलब क्या ये है हम करप्ट है, या ये है कि आपने जानबूझ के, आपकी ईडी ने बार बार फर्दर इन्वेस्टिगेशन नीडेड बोल बोल के उनको जेल में रखा है? आप बताइए, हमने क्या ड्रग्स का मामला, हमने ड्रग्स के आरोप है, हमने कोई रेप कर दिए, हमने कोई ब्रिजभूषण जनता पार्टी, आपके ब्रिजभूषण ने तो कैमरा पे मान लिया मर्डर, फिर भी वो आपके साथ घूम रहे हैं, आपके साथ घूम रहे हैं। वो तो जेल के अंदर होने चाहिए, मर्डर एडमिट कर चुके हैं वो कैमरा पे। प्रियंका जी इजाजत दे तो मैं आपको जवाब दूं इस चीज का। अब जवाब सुनिए, अब जवाब सुनिए घूम रहे हैं। प्रियंका जी देखिए, प्रियंका जी को मेरे जवाब अच्छे नहीं लगते, वो पर्सनल हो जाते हैं, मेरे को कोई इतराज नहीं, पर मैं तो आपको दूंगा, ऑन रिकॉर्ड दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब जस्टिस संजीव खन्ना जी ने बेल रिजेक्ट की तो उन्होंने क्या कहा, वन एस्पेक्ट रिगार्ड टू ट्रांसफर ऑफ मनी ऑफ 338 करोड़ इज टेंटिवली एस्टेब्लिश्ड, दो वी डिसमिस द बेल। अब आप 338 करोड़ रुपए को चवन्नी भी मानने को तैयार नहीं, तो इसमें मेरा और अंजना जी का कसूर नहीं है। ये आपको समझना पड़ेगा कि 338 करोड़ रुपया क्या होता है, उसको अगर आप मानने को तैयार नहीं। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने जब उनकी दोबारा एप्लीकेशन दरखास्त की गई, उसमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा नो केस इज मेड आउट अगेंस्ट द बेल। आपकी बेल रिजेक्ट हुई है, बिल्कुल ठीक हुई, आपके खिलाफ, आपका हक में कोई केस बनता ही नहीं है। और दिनेश कुमार शर्मा जी ने ये कहा, एलिगेशंस आर ऑफ अ वेरी सीरियस इन नेचर। अब आपको बताएं, जो आपके दिनेश अरोड़ा जी आप ही की पार्टी के लोग हैं, आप ही के परिवार के लोग थे, जिन्होंने कहा मैंने 25 करोड़ वहां से दिया उठा के, 10 करोड़ यहां से दिया। दिनेश अरोड़ा जी के बारे में आप बोलते ही नहीं है, क्योंकि दिनेश अरोड़ा जी अरविंद केजरीवाल जी उनके जन्मदिन पे जाते थे, उनके एनिवर्सरी पे जाते थे, इकट्ठे फोटो डालते थे। तो आप दिनेश अरोड़ा जी के बारे में कुछ सफाई देना चाहेंगी? मगुंटा जो है, जिन्होंने बयान दिया कि मेरे से 25 करोड़ रुपया के कविता की हाजिरी में बात हुई, उस पर आपको जवाब देना चाहेंगी? तो मेरे को अच्छा लगेगा आप देंगी तो। सुनिए, ठीक है, अब जवाब दीजिए। सुनिए, अब सुनिए आराम से। जो आप 30 अक्टूबर 2023 की जजमेंट से आप कोट कर रहे हैं 338 वाली, उसी जजमेंट का पैरा 10 देखिए, जिसमें संजीव खन्ना जी ने लिखा है कि जो भी एलिगेशंस दिनेश अरोड़ा और मनीष सिसोदिया के बीच में लगाए जा रहे हैं, उनका एक भी प्रमाण ईडी ने प्रस्तुत नहीं किया। ये बात उन्होंने सिरे से खारिज की है। पैरा 10, मैं आपके सारे दर्शकों को कह रही हूं, ये जजमेंट ऑनलाइन अवेलेबल है, पैरा 10 पढ़ ले। जहां आपने जो 338 कोट किया, उसमें आप ठीक से, थोड़ा इंग्लिश डिफिकल्ट होती है, उसमें लिखा हुआ है कि 338 करोड़ इज द प्रॉफिट मेड बाय 10 कंपनीज ओवर 8 मंथ्स, और ये टेंटेटिवली हो सकता है ये कंपनियों के अकाउंट में पड़ा है पैसा, हमारे पास नहीं पड़ा, शायद वो हो। ये बात जज साहब को बताना था ना, ये जज साहब को क्यों नहीं बताई आपने बात? आपके एडवोकेट नहीं बता पाई है जज साहब को, ये वाली बात आपके जज साहब को नहीं बता पाई एडवोकेट वाली। सुनिए, तभी उन्होंने कहा 6 महीने में केस खत्म करो, उन्होंने कहा 6 महीने में केस खत्म करो, तभी उन्होंने कहा ये बकवास केस है, 6 महीने में खत्म करो, इसलिए उन्होंने कहा। अंदर ही है ना, अभी भी केस खत्म करने को कहा ना, ये तो नहीं कहा इनको छोड़ दो। मैं भी प्रियंका जी यही कह रहा हूँ, इसलिए जज साहब ने ये कहा जेल में सर, आप तो पीएमएल में लोगों की बेल हुई है, मैं आपको बता देता हूँ, मैं नाम गिना देता हूँ। अभी M3M वालों की बेल महीने में, सुन लो, M3M वालों की 1 महीने में, पीएमएलए में बेल हुई। मैं अखबारों की कटिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, पीएमएलए वालों की 1 महीने में M3M की बेल हुई है पीएमएलए में, आपको नाम से बता रहा हूँ। इसी तरह से आप देखिए शिवसेना के जो मेंबर पार्लियामेंट थे, उनकी 8 महीने में बेल हुई है। और भी लोग हैं बहस में, मैं तो कह रहा हूँ और भी लोग हैं बहस में, बेल हो रही है, और भी लोग हैं बहस में, और भी मैं लोग। तो एक छोटा सा जवाब,
अंजना जी एक जवाब देने दीजिए, एक जवाब, छोटा एक सा जवाब, छोटा सा देखिए, जवाब ये जो प्यार से। केसेस के नाम बता रहे हैं ये सही बता रहे हैं। हाँ, ये संशोधन जो पीएमएलए के कानून में हुआ 2018 में हुआ, जो ये केसेस बता रहे हैं वो पुराने लॉ में बता रहे हैं जिनकी नहीं जी, जेल हो गई। ये इसी 2018 साल के का है, बाद जो भी 2024 केसेस के। इंस्टीट्यूट मैं रहे 2024 नए के लॉ बता में, रहा हूं आपको। नए लॉ 2024 और हाँ 23 के। 24 के मैं हाँ, आपको तो बता रही हूँ बात की- 2024 में जस्टिस संजीव खन्ना ने पिछले हफ्ते कहा तो है मैं कि आपको ईडी का ये बेल मिसयूज हुई है ना? बंद कर दो भाजपा, तो मैं ईडी आपको का यही तो मिसयूज कह रहा बंद कर दो। हूँ कि अभी बेल हुई है। ये आपको अरविंद नहीं- केजरीवाल, मनीष अंजना जी सिसोदिया को जी समझ बाद नहीं में बेल आएगा हुई है। पीएमएलए वाली बात। हम मुझे नहीं आएगा ना, ठीक है आपने, क्योंकि मैं बता रहा हूँ मनीष सिसोदिया जी के बता- बाद में अरे एमसीएम वालों भाई की बेल मेरे हुई वो है। केस मैं आपका तो आपको गूगल में पढ़ के बता 2018 रहा के हूँ। पहले का था। नहीं जी हाँ, मैडम, क्योंकि ये केस अभी का था। 2018 का पहले का था। नहीं मैडम, ये अभी का समझो, केस था। जब ये केस 2022 स्टार्ट का हुआ, केस है। समझो, मैं आपको पढ़ा देता आप हूँ, जो मैं आप पढ़ाता जो हूँ, कह देखिए रहे हो, एफआईआर शिव पढ़िए। कुमार, वो 2018 का केस है, मैं 2024 में बेल शिव हुई। कुमार की बात नहीं कर रहा, मैं M3M की बात करूँ। सुनिए, आपको डेट बता देता हूँ, मैं लिख कर बैठा हूँ, आप अन्य सुनिए, लोगों के नाराज पास मत है, अन्य होइए, लोगों। मेरी विनती है, देखिए, नाराज मत होइए। केस की जो डिटेल्स है, केस भी 23 धीरेन्द्र जी रुक जाइए मनजिंदर जी प्लीज। 23 को केस रजिस्टर हुआ और 23 में बेल मिली है, बस इतना बताना चाहता हूँ। धीरेन्द्र जी, अल्टीमेटली कोर्ट डिसाइड करेगा, फैसला जो भी होगा, जज को ही अगर बेल भी मिलेगी, अगर रिमांड को भी गैर कानूनी बताना है, कुछ भी, जितना भी, जहां से भी राहत अगर मिलेगी अरविंद केजरीवाल को, तो वो कोर्ट से ही मिलेगी। और अगर ईडी का पक्ष भी सही साबित होता है तो कोर्ट से ही होगा। लेकिन सवाल है राजनीतिक, और विपक्ष का यह आरोप है कि चुनाव अब सिर पे है, तब आप एक एक करके सबको जेल में डाल रहे हैं। धीरेन्द्र जी। अंजना जी, सबसे पहले तो आज होली का दिन है, आपको सारे को पैनलिस्ट को और देशवासियों को होली की शुभकामना देता हूं। आपको भी। और ये बड़ी विडंबना है कि आज हम किस विषय पे बात कर रहे हैं। लोकतंत्र, एक तरफ ये लोग हल्ला कर रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र को मार दिया गया है, लेकिन लोकतंत्र लोक लाज से चलता है, वो सिर्फ कानून से नहीं चलता है। आज लोकतंत्र में लोक लज्जा इन लोगों ने समाप्त कर दी है। एक तरफ केजरीवाल जी और उनके मंत्री लोग जब एक एक करके जेल जा रहे थे, तब तो ये बहुत हाई मोरल की बात कर रहे थे, एक एक करके सबका इस्तीफा लिया। लेकिन आज जब खुद पे बन के आई तो उसमें तो ये बेईमान निकले। तो बेईमानी में भी बेईमानी कर रहे हैं। हम तो चोर ही समझ रहे थे, लेकिन इनके सहयोगी अब इनको गद्दार भी समझने लगे होंगे। इस तरह से कोई मुख्यमंत्री करता है क्या? इनके इष्ट देव रहे हैं, इंडी गठबंधन के हैं आज लालू प्रसाद जी, कम से कम उनसे भी इन लोगों को ज्ञान लेना चाहिए था कि जब आप पर आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के, तो आपने क्या किया था। आज केजरीवाल साहब जो नौटंकी कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री रहते हुए देश को क्या संदेश देना चाहते हैं। ये अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले कट्टर बेईमान निकले। और इनके वकील जब जाते हैं, अंजना जी अभी पहले गए थे, एक दो दिन पहले मनु सिंघवी जी चुनाव आयोग में, तो कहते हैं कि समतल, क्या कहते थे कि समतल होनी चाहिए, एक तरह का वातावरण होना चाहिए। टाइमिंग पर उन्होंने सवाल उठाया था। भाई अगर आप हमको बताइए अंजना जी, मैं आपसे और देशवासियों से भी पूछना चाहता हूं कि कोई अपराधी चुनाव के दिन में अगर अपराध करता रहे तो क्या उसको वोट देने के लिए छोड़ देना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए? यह देशवासियों के विवेक के ऊपर मैं छोड़ता हूं। केजरीवाल जी भी आर्थिक अपराधी हैं, ऐसे में चुनाव पे प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए अगर इस समय तो आम अपराधियों को भी पकड़ा जाता है, और ये तो खास अपराधी हैं और कानून सबके लिए एक समान है। ये किस किस तरह के लोग दलील दे रहे हैं। और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता तो वकील भी हैं। मैं 10 सेकंड और लूंगा। कांग्रेस पार्टी की मैं बात करता हूं, जब इन पर कानून की सख्ती आती है, सख्ती, तो ये शक्ति को भी नहीं भूलते हैं। या तो इनके नेता को शक्ति और शक्ति में समझ नहीं है कि दोनों शब्द क्या है, अन्यथा उसी शक्ति के चलते ये शक्ति को भी गाली देते हैं। तो चुनाव जीतने के लिए जितने भी तरह के हथकंडे अपनाना हो, ये लोग अपना रहे हैं। आरोग्यशाला, पाठशाला की बात करते हैं, लेकिन पैसे बनाते हैं मधुशाला की, जिस पर मधुशाला पर ये बात नहीं करते हैं। कुल मिला के यही कहते हैं कि ये केजरीवाल जी और कांग्रेस और इंडी की नौटंकी है, जिस पर हमारे मोदी की गारंटी जो है, भ्रष्टाचार को हम समाप्त करेंगे, वो होके रहेगा और देश नंबर 1 बनेगा। ठीक है राधिका जी, आपका जवाब सबकी बातों पर, और साथ ही एक प्रश्न भी है, और वो प्रश्न ये है कि इससे पहले भी विपक्ष के नेता एकजुट होकर न्यायालय गए थे कि हमें टारगेट किया जा रहा है, हमें अरेस्ट से राहत दी जाए। कोर्ट ने इनकार कर दिया कि आप भी आम व्यक्ति की तरह है, अगर आपको भी न्यायालय की तरफ से वही प्रक्रिया का पालन करना होगा जो किसी आम व्यक्ति के लिए है। राधिका जी। अंजना जी देखिए, कार्रवाई करनी है, कार्रवाई करिए, पर बहुत ही जो बात है, जो बहुत गलत है, जिस तरीके से हमारी डेमोक्रेसी खतरे में जा रही है, ये सब चुनाव के समय की होता है।
हमने देखा था छत्तीसगढ़ में भी, जब आप देख रहे थे, एक बहुत बड़ा भूपेश बघेल जी और कांग्रेस सरकार के ऊपर आरोप लगाए गए थे कि इतनी बड़ी जी चल रहा है, इतने बड़े बड़े वो चल रही है, सट्टे की कंपनियां चल रही हैं। आज तक वो कंपनी चल रही है, वो बंद नहीं करी गई है। तो मोदी सरकार ने क्या किया, सिर्फ चुनाव आया तो भूपेश बघेल जी पे इल्जाम लगाया, लेकिन वो कंपनी आज भी चल रही है। ठीक उसी तरीके से हम बार बार कह रहे हैं कि आप डर क्यों रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड पे बात करते हैं ना, करिए चर्चा। आपने क्या वादे किए थे, 10 साल की रिपोर्ट कार्ड है मोदी जी के पास, 56 इंच के सीने ने 56 काम तो किए होंगे, और अगर 56 काम किए हैं तो उनको बार बार ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, आप देखिए इलेक्शन कमीशन किस तरीके से काम कर रही है। हमने देखा किस तरीके से आचार संहिता लागू होने के बाद एयरफोर्स का प्लेन मोदी जी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन चुप है। आचार संहिता इन्फोर्स होने के बाद सबके मोबाइल पे, आपके मोबाइल पे भी आया होगा विकसित भारत का मैसेज, कैसे वो अलाउ कैसे हुआ, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जैसे ही चुनाव पास आते हैं, आप हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार करते हैं, आप केजरीवाल साहब को गिरफ्तार करते हैं। इतने समय से आप लोग सो रहे थे, और जब आप भ्रष्टाचार की, भी यहाँ पे एक पैनलिस्ट बात कर रहे थे कि भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई हो रही है, चक्की पीसिंग, चक्की पिसवानी थी आपने तो पवार साहब से, अजीत पवार साहब से, क्या हुआ, गले मिलके उनको आपने डिप्टी सीएम बना दिया। शाह साहब ने स्वयं 30 से अधिक पेज की एक बुकलेट निकाली थी, जिसमें हेमंत बिस्वा शर्मा को देश का नहीं पूरे विश्व का सबसे भ्रष्ट आदमी घोषित किया था, लेकिन वो आज उनके मुख्यमंत्री है। अब इन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, क्यों आज तक व्यापम घोटाले पे कार्रवाई नहीं हो रही, अरेस्ट नहीं हो रहे, क्यों आज तक पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ रमन सिंह, जिन्होंने स्वयं स्वीकारा कि हमने इतने बड़े बड़े स्कैम हुए हैं हमारी सरकार में, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। कर्नाटक में पे सीएम चला, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन जहां पे विपक्ष आता है या वो लोग आते हैं जो इनसे डरते नहीं है, जिस तरीके से असंवैधानिक तरीके से हिमाचल हमने वो देखा, वहां पे सरकार गिराने की दोबारा कोशिश करेगी। आपके पास वोट नहीं थे, आप कैंडिडेट खड़ा करते हैं, लोगों को धमकाते हैं, डराते हैं ईडी से। ये कब तक चलता रहेगा, कब तक सबको डराने का काम करेंगे? आप क्यों नहीं अपने मोदी जी अपने काम जल्दी से छोटा-छोटा कंक्लूडिंग रिमार्क ले रहे हैं, करते थे कि राम मंदिर के हमारे देखिए, ऊपर जब वोट मिलेगा, क्या हुआ? देखिए, कांग्रेस जब भी सत्ता से बाहर जाती है, उसके लिए लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। ये मिसेस गांधी भी बाहर सत्ता से निकल गई थी, तब भी वही कहती थी। दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो एयरफोर्स का हवाई जहाज यूज करते हैं, देखिए उनको एग्जेम्पशन मिला हुआ है, ये आप इसको ध्यान में रखिएगा। तीसरी बात, राहुल गांधी के लिए अच्छा नहीं था कि कांग्रेस को ये आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतना बड़ा झूठ नेशनल टेलीविजन पर आकर के बोले कि कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, 2 रुपए का हम टिकट नहीं ले सकते, रेलवे का हम टिकट नहीं ले सकते। आप करोड़ों रुपए न्याय यात्रा में खर्च कर रहे हैं, और फिर एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि ये हम पैसा खर्च नहीं कर सकते। और तीसरी बात, एक चीज और, जहां तक चुनाव आयोग के नियुक्ति का सवाल है, जिस पर कांग्रेस बार बार बढ़ चढ़ कर करती है, संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं। 2014 से पहले क्या होता था, जो प्रधानमंत्री तय करते थे वही होता था ना। गिल साहब का याद दिलाना जरूरी है क्या, जिनको कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा का सदस्य बनाया और बाद में मंत्री भी बनाया, तो वो बड़े ईमानदार थे क्या? जवाब लूंगी प्रियंका जी, मैं इस पे जवाब दे सकती हूँ। ठीक है, दे दीजिए राधिका जी, दे दीजिए 2 लाइन में, लेकिन सिर्फ प्लीज। जी संगीत जी, मोदी जी कितना हमारी भारत जोड़ो यात्रा नंबर 1 और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से डरे हैं, सबको पता है। भारत जोड़ो यात्रा जब पहली हुई, आप कर्नाटक हारे, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब का गृह राज्य हिमाचल हारे। उसके डर से आप लोगों ने, जब हमारी न्याय यात्रा शुरू हुई, हमारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। लेकिन फिर भी जो हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, हर स्टेट का यूनिट है, सबने पैसा इकट्ठा करके उस यात्रा को रुकने नहीं दिया, और ना रुकने देंगे, क्योंकि देश की जनता को न्याय दिलाना हमारा जिम्मेदारी है। हम मोदी जी की तरह नहीं, और मैं फिर बोल रही हूँ, बिल्कुल हमारे पास पैसे नहीं है। आपने क्यों ये किया? और मैं चैलेंज करती हूँ, अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड की, आप हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट में गए थे इस मामले को लेकर के, दिल्ली हाईकोर्ट ने मना कर दिया है। सुनिए, बात सुनिए, मैं बीच में नहीं बोली संगीत जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली संगीत जी। अगर आपने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करनी है तो करवाइए भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट फ्रीज। वो भारतीय जनता पार्टी जिनको चंदा मिलता है नवयुग से, नवयुग वो कंपनी है जिसको देती है, टाइम की बहुत कमी है, टाइम की बहुत कमी है, उनको टनल बनाने का काम मिलता है, जिसमें 17 दिन तक मजदूर फंसे रहे। ठीक है, बस एक बात इसमें क्लियर हो जानी चाहिए, 115 करोड़ का लियन रखा गया है, जितना पैसा वो अकाउंट से अभी नहीं निकाल सकते, उसके ऊपर जो पैसा है वो खर्च कर सकती है कांग्रेस पार्टी। प्रियंका जी जल्दी से 2 लाइन का सिर्फ रिमार्क, टाइम पूरी तरह से खत्म हो चुका है, 2 लाइन का प्रियंका जी। देखिए, ये
देखिए, हमारे देश के लिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज सत्ता में एक अहंकारी, कम पढ़ी लिखी सरकार बैठी है जिसमें गुंडे मवाली भरे हैं, जिस वजह से आज देश में एक USD 88 रुपीस का हो गया है, जिस वजह से आज देश में शिक्षा की अहमियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है आपकी हेल्थ की, जिस वजह से पेट्रोल 100 रुपए पार चला गया है, जिस वजह से झूठा 200 लाख करोड़ का 200 लाख करोड़ का आपसे जवाब हमारे सर पे, हाँ 200 लाख करोड़ का हमारे सर पे उन्होंने कर्जा चढ़ा दिया। दिल्ली एकमात्र देश है, एकमात्र राज्य है जो मुनाफे में है, भाजपा के सारे लॉसेस में है। 80,000 करोड़ के लॉसेस में खाली मनजिंदर से ये दूसरों को करप्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मनजिंदर से नंबर के करप्ट लोग हैं ये। जल बोर्ड जो आज प्रॉफिट में था, आज वो भी लॉस के अंदर है। जल बोर्ड जो प्रॉफिट में छोड़कर गए थे, वो भी जल बोर्ड आज लॉस में। ये कहते हैं कि पढ़ा लिखा, हम तो ये बताना चाहते हैं कि देखिए जो पढ़े लिखे चीफ मिनिस्टर उन्होंने क्या किया, 800 शराब की दुकानें खोली, 800 शराब की दुकानें खोली और एक के साथ एक बोतल फ्री, शराब के साथ एक बोतल फ्री देने का वादा किया। ये अरविंद केजरीवाल जी पढ़े लिखे मुख्यमंत्री ये कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग मंत्री अगर करेंगे नहीं। देखो प्रियंका जी, अब आप इतनी देर बोले, मैं बोला नहीं बीच में। देखो प्रियंका बहन, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। रिक्वेस्ट मेरा ही आपसे सजेशन है, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री ने क्या किया, शराब का घोटाला किया, एक के साथ एक बोतल शराब की फ्री में दी, किताब नहीं शराब की बोतल फ्री में दी। ये पढ़े लिखे मुख्यमंत्री कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया, आज 100 करोड़ रुपए के मकान में रहते हैं। आपको पता है 100 करोड़ रुपए के शीश महल में रहते हैं, 100 करोड़ रुपए के। और इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए आज तक।